तो गाइस कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई गाइस। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप डी और यूपी पुलिस के बारे में आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां एग्ज़ाम पेज पर, जहां इसके बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित जो क्वेश्चंस होंगे वहां आपके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ RN शर्मा। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ बात कर रहे हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर, जहाँ पर बात कर रहे हैं हम जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें इस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। हम जानते हैं गाइस कि हरित क्रांति जो हमारी है वो है हमारे कुरियन साहब जो थे वो दुग्ध उत्पादन उसके थे, और MS स्वामीनाथन जो थे हमारे हरित क्रांति के जनकदाता कहे जाते हैं। इन्होंने सरकार के दौरान उस वक्त जो हमारी पहली छठी पंचवर्षीय योजना में बनाई थी, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में, या फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना में। गाइस जैसा कि हम जानते हैं जो हरित क्रांति थी वो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी, जो कि MS स्वामीनाथन द्वारा बनाई गई थी। जो उसका समय काल था लगभग सन 1961 से 1965 तक। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं धरातल पर जो अपनाई गई थी वो उसके बाद 67 से 68 तक। तो गाइस इसका सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति हमारी जैसे कि ऑप्शंस में दे रखे हैं मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। तो गाइस जैसे कि जानते हैं हम कि हमारा जो नीली क्रांति है वो हमारा है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से हमारा नीली क्रांति से संबंधित है, जो कि हमारे इसमें मछली उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाना तथा निर्यात वगैरह के बारे में, इसके निर्यात बढ़ाने के उत्पादन से संबंधित है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है। तो गाइस इसके ऑप्शंस में हैं जैसे कि पहला जूट, दूसरा कपास, तीसरा रबड़ और चौथा चाय। जैसे कि हम जानते हैं ब्राउन पेपर जो कि जूट की उपज के दौरान यानी जूट की फसल से ही बनाया जाता है। ब्राउन पेपर यूँ कहे ब्राउन कलर के जो हमारे लिफाफे बनाए जाते हैं, पेपर्स बनाए जाते हैं, वो जूट की फसल से ही बनाए जाते हैं, उसके अवशेषों से द्वारा ही। तो गाइस इसका सबसे जो उत्पादित क्षेत्र है वो है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ही हमारे जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के अंदर ही हमारा जूट की उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो गाइस इसका सही आंसर है जूट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन में हमारे है जनवरी से मार्च तक, फरवरी से अप्रैल तक, सितंबर से अक्टूबर तक तथा नवंबर से जनवरी तक। जानते हैं हम जैसे कि खरीफ की जो फसल होती है हमारी, तो वो उसके अंदर हमारी जो इसका सही उत्तर है वो है सितंबर से अक्टूबर तक। तो गाइस इसमें सितंबर से अक्टूबर के बीच में हमारी इसकी फसल की कटाई की जाती है, क्योंकि इसको बोया ही जाता है लगभग जुलाई में, जो कि आपका मानसूनी महीना होता है। बारिश के समय में ही इसकी फसलों की बुआई की जाती है तथा सर्दी यानी खरीफ की फसल जो होती है हमारी सर्दी आने से पहले पहले इसकी कटाई कर ली जाती है, जो कि हमारा महीना होता है सितंबर से अक्टूबर तक। चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हम जानते हैं भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन, जो रबर है हमारा यानी हमारी रबर जो होती है उसका प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। तो उसके ऑप्शंस है गाइस आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तो जैसा कि हम जानते हैं गाइस भारत ही जो है हमारा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है रबड़ का। रबड़ का जैसे ऑल ओवर पूरे इंडिया में 90% से ज़्यादा, इवन 90% से ज़्यादा ही उत्पादन भारत अकेला ही देश करता है, जो कि हमारा मुख्य राज्य है जिसमें हमारा केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ रबड़ का उत्पादन 90% से ज़्यादा होता है तथा हम काफ़ी मात्रा में बाहर विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे प्रमुख जो है वहाँ की जलवायु तथा मिट्टी है, जो कि मिट्टी हमारी कौन सी है, लेटराइट। तो लेटराइट मिट्टी जो हमारी है वही इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी पाई जाती है तथा पेड़ों के लिए जो कि हमारी रबर उत्पादन में सहायक होते हैं। चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर कि भारतीय कृषि में निम्न में से उत्पादकता का कारण नहीं है, यानी ये बाकी के उत्पादकता के कारण हैं। तो गाइस जैसा कि ऑप्शन में है सहकारी खेती, दूसरा अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, तीसरा जोत अपविभाजक और विखंडन, चौथा है वित्त और विपणन की अल्प सुविधाएं।
तो गाइस जैसे कि जानते हैं इसमें सही ऑप्शन है हमारा सहकारी खेती। तो सहकारी खेती के बारे में हम जैसे कि जानते हैं, सहकारी खेती का मतलब होता है, ये दरअसल एक तरह का इजरायली मॉडल है। ज़्यादातर यहाँ पर इजराइल में इस तरह की खेती और तथा अन्य साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी इसकी खेती की जाती है। इस तरह के मॉडल पर ये मॉडल है जैसे सरकार के द्वारा भूमि को प्रदान करना तथा उस भूमि की उपज पर ही सरकार का पूरा अधिकार होना, और साथ ही साथ इस पर जो जितना भी कृषि यानी ये किसान जितना भी काम करते हैं उसको एक तय मानक वेतन के द्वारा उसे वेतन देना। यानी कृषि पर ना ही किसान का अधिकार होता है और ना ही उसकी फसल पर, सिर्फ उसे वेतन के रूप में ही उसे किसानी के तौर पे काम किया जाता है तथा इसकी जितनी भी उपज होती है वो सरकार ही प्राप्त करती है तथा उसे निवेश या बेचती है तथा आगे जनता में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यही सरकारी खेती का असली उत्पादक का कारण जो हमारे देश में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है HYV कार्यक्रम को भारत में किस डैश भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है HYV। सबसे पहले हम जानेंगे HYV का मतलब क्या है। HYV एक तरह की नई हरित क्रांति प्रणाली आई थी जो हमारे MS स्वामीनाथन जी लाए थे। जैसे कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं, पारंपरिक कृषि का है, नवी कृषि नीति है, ये श्वेत क्रांति है या नील क्रांति है। गाइस जैसे कि हम जानते हैं नव कृषि नीति, इसका सही उत्तर है नव कृषि नीति। तो नव कृषि नीति में एक तरह के इसमें नए किस्म के बीजों का उत्पादन से उत्पादकता को बढ़ाना, यही इसका भारत में भी इसे नव कृषि नीति के रूप में कहा जाता है HYV कार्यक्रम, जो कि हमारा लगभग 1960 में शुरू हुआ था। M स्वामीनाथन जी के उन्होंने इसका शुरुआत की थी ताकि कृषि की उपजता को बढ़ाया जा सके, खास करके गेहूं और चावल की उपज को अच्छे नए कृषि बीजों के द्वारा उपज किया जा सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक किस चीज़ का है। तो गाइज हम ऑप्शन में देखते हैं कपास का, तिलहन का, दालों का व मक्का का। तो जैसा कि हम जानते हैं कपास जो कि हमारी काली मिट्टी का क्षेत्र है जहाँ कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तिलहन भी नहीं उगाया जाता, तो इसका सही आंसर है दालों का उत्पादक है। क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश एक तरह का लैंडलॉक एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर दालों की खेती उपज के लिए ज़मीन का उपजाऊ होना काफ़ी अत्यंत लाभकारी होता है, जहाँ पर नदियों का प्रवाह भी हो अच्छा तथा उपजाऊ ज़मीन भी हो, ताकि जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही इनका दालों का उपज होता है। कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो दालों का उपज है वो तकरीबन हमारा 24% के आसपास कुल पूरी की पूरी भारत में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ही अकेला ऐसा राज्य है जो 24% करीबन उपज प्रदान करता है। उसके बाद अगला है महाराष्ट्र जो करीबन 18% के आसपास उपज प्रदान करता है दालों का। उसके बाद है उत्तर प्रदेश जो करीबन 12% के आसपास उपज करता है। तो गाइस जैसे कि इसका सही उत्तर है कि दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। सोपान कृषि इसका ऑप्शन है पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे सोपान कृषि। सोपान कृषि का मतलब होता है सीढ़ी नुमा कृषि, यानी सीढ़ियाँ पहाड़ों को काटकर सीढ़ियाँ बनाकर, यानी पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ी नुमा कृषि को ही सोपान कृषि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ों के ढलान पर। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी पहाड़ पर इस तरह की सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है ताकि वहाँ की मृदा अपरदन को रोका जा सके, तथा खास करके यह हिमालय के जो पूर्वी छोर के क्षेत्र हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य, यहाँ ज़्यादातर सीढ़ी नुमा खेती ही की जाती है ताकि मृदा को अपरदन से रोका जा सके, और तथा साथ ही साथ इसमें वन और पेड़ लगाकर भी यह काम किया जाता है। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें कहता है भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। तो गाइस हम जानते हैं जो उत्तरी मैदान है हमारे, यानी हमारे जो उत्तर का क्षेत्र है भारत के, वो ज़्यादातर उसकी जो मृदा है हमारी वो हम जानते हैं नदियों के द्वारा ही आती है ना। किसी भी प्रकार की नदी है, हमारी जो नदियां हैं उनके द्वारा ही उत्तरी मैदान को मिट्टी को स्वरूप देना हमारी उत्तरी नदियों का ही काम है। तो ज़्यादातर इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में ऑप्शन है तलावचन द्वारा, तलोचन द्वारा, स्वस्थाने अपक्षण द्वारा या अपर्दन द्वारा। तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं इसका सही उत्तर है तलाचन द्वारा। तलाचन से क्या होता है कि गाइज जो हमारी नदियां हैं वो साथ ही साथ मिट्टी को भी बहाती हुई लेकर आती हैं, जिससे जो स्वरूप मिट्टी का होता है वो हमारा साथ ही साथ नया रूप बनता जाता है मिट्टी का किनारे की ओर, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी ये अधिक उपजाऊ होती हैं
तथा उत्तरी मैदानों की सामान्यता इसी तरह से जो मैदानों की मृदा है वो इसी प्रकार द्वारा ही बनती हैं। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में है, भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है ज़्यादातर। तो जैसे कि गेहूं की हम जाति के बारे में जानते हैं, जैसे कि पहला है क्लब गेहूं जाति, दुरुम गेहूं जाति तथा इमेर गेहूं जाति और ब्रेड गेहूं जाति। तो जानते हैं कि इन गेहूं की जातियों में ज़्यादातर भारत में सभी प्रकार की ज़्यादातर की जाती हैं, लेकिन जो मुख्यतः ज़्यादातर की जाती है वो की जाती है दुरुम गेहूं जाति। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। यह ज़्यादातर भारत के मुख्य क्षेत्रों के अंदर ही दुरुम गेहूं जाति से ही खेती की जाती है, क्योंकि इसके बीजों की उपज और फसल काफ़ी अच्छी होती है तथा यह उपज में काफ़ी अच्छा और खाने में भी काफ़ी बताते हैं पौष्टिक कहा जाता है। इसकी ब्रीड भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो जानते हैं जैसे कि गाइस कॉफ़ी की खेती ज़्यादातर ऑप्शंस में हमारे सिंधु गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कच्छ का रण और दक्षिण पठार। तो जैसे कि हम जानते हैं जो कॉफ़ी हमारा प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है वो हमारा दक्षिण की ओर है ज़्यादातर। तो इसका सही आंसर निकलता है दक्षिण का पठार, यानी जिसे हम दक्कन का पठार भी कहा जाता है। कॉफ़ी के लिए उपयुक्त जो हमारा है केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, जो हमारे मुख्य तमिलनाडु जैसे राज्य हमारे जैसे है ना, ये हमारे कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। यहाँ की जलवायु तथा मिट्टी इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो गाइस इसका सही आंसर है दक्षिण का पठार यानी दक्षिणी पठार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो जानते हैं जैसे कि जो मुख्य चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, यानी अब हम जानते हैं ऑप्शंस में जैसे असम, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा जो फैक्टर मैटर करता है यहाँ पर वो करता है सॉइल। सॉइल एक हमारा ऐसा फैक्टर है जो चाय के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सॉइल यूज़ की जाती है चाय के उपयोग में वो होती है हमारी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होती है हमारी वो ज़्यादातर असम में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, उसके बाद केरल में तथा पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि केरल में भी कॉफ़ी उत्पादन के लिए लेटराइट मिट्टी ही ज़्यादा कामगार आती है, और तथा पश्चिम बंगाल में चाय के उत्पादन के लिए भी और मुख्यतः असम के लिए भी। तो जायज़ इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा कि किस राज्य में नहीं माना जाता है वह है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ पर लेटराइट मिट्टी हमें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता इसे। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दाल का उत्पादन जैसे कि हम पिछले प्रश्न में भी कर चुके हैं कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो गाइस मध्य प्रदेश ही हमारा सही आंसर है। तो गाइस अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग में से संबंधित है। तो जानते हैं जैसे कि कपास की काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में हम जानते हैं जैसे कि किस मृदा से संबंधित है ना। तो इसका असली आंसर है चेनोजर्म। चेनोजर्म को कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हम काली मिट्टी के बारे में हम जानते हैं काली मिट्टी को ही चेनोजर्म के नाम से भी जाना जाता है तथा कई प्रकार की मिट्टियों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है चेनोजर्म। तो कपास की काली मिट्टी के लिए उपयोग है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी, यानी जो लावा यानी आपकी जो वॉल्केनोज हैं उनकी लावा की या फिर किसी भी तरह की जैसे जो अपशिष्ट मिट्टी आती है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी मिट्टी कहा जाता है।